Hey everyone, this is Arzu Chauhan. In today's video lecture, I am going to discuss about variables in teaching process. कि टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग वेरिएबल्स को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि टीचिंग एंड लर्निंग का क्या मीनिंग होता है। तो टीचिंग क्या होता है गाइस? टीचिंग मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज। जब हम नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, एक मोर नॉलेजेबल पर्सन कुछ लेस नॉलेजेबल पर्सन्स को कुछ इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज़, थॉट्स जब इम्पार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे टीचिंग कहते हैं। टीचिंग का मेन मकसद होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना, कि जब स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उसके एंट्री बिहेवियर को चेंज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम टीचिंग। तो क्या हुआ कि it is the process of helping pupils acquire knowledge, skills and attitude. So we can say that कि teaching means imparting knowledge. ठीक है, अब हम बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में जब मॉडिफिकेशन होता है, जब वो कुछ चीज़ सीखता है तो ऑब्वियस है कि उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग। और वो चेंजेस किस तरह से आएंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जब वो कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, किसी को ऑब्जर्व करेगा, कुछ सीखेगा विद द हेल्प ऑफ टीचिंग। तो क्या है? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस दोनों अपने आप में ही क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है कि teaching learning process has occupied an important place in the whole field of education. Teaching and learning are two aspects of educational process. Educational process के ये दो aspects हैं, but both are interrelated. ये दोनों क्या हैं? आपस में interrelated हैं। We cannot divorce one from the other. हम एक दूसरे को, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। The main objective of teaching is to facilitate learning. टीचिंग का मेन मकसद क्या होता है? लर्निंग को फैसिलिटेट करना, लर्निंग में सहायता प्रदान करना। हैज़ द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग। अगर स्टूडेंट में लर्निंग नहीं हुई, उनका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हुआ, तो हम उसे टीचिंग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो टीचिंग तभी कंप्लीट मानी जाती है जब स्टूडेंट में लर्निंग हुई हो। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल फैक्टर इन अ लर्निंग सिचुएशन इज़ दैट फैक्टर विच इज़ लाइबल टू चेंज एंड विद दिस पर्टिकुलर चेंज द रिजल्ट टेंड्स टू बी डिफरेंट। फैक्टर्स या वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लर्नर इज़ प्रॉपरली मोटिवेटेड बिफोर लर्निंग। अगर कोई लर्नर है, पढ़ाई करने से पहले या फिर लर्निंग करने से पहले वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है, बहुत एंथुजियास्टिक है कि उसे कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, सो द लर्निंग टेंड्स टू बी बेटर। तो अगर वो मोटिवेटेड है तो लर्निंग क्या होगी? बहुत ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, learning tends to be better as compared to the situation when the learner has not been motivated. अगर बच्चा बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, उसे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और हम उसे ज़बरदस्ती क्लास में धक्के से बिठा रहे हैं कि आओ पढ़ो, तो क्या होगा? उसके अंदर लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। वो धक्के से बैठ जाएगा क्लास में बट कुछ सीखेगा नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अ वेरिएबल में भी अ क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। वेरिएबल क्या है? कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अ वेरिएबल में ऑल्सो भी अ कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल मैरिज। वेरिएबल का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि मैरिज, ठीक है, विच वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, जो कि कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। अब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है टीचर। टीचर के बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। उसके बाद आ जाता है लर्नर। विदाउट लर्नर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकती। और क्या है? टीचिंग। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके क्या होती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। एक टीचर होता है, एक लर्नर होता है और टीचिंग होती है।
दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, वी कैन नॉट थिंक टीचिंग विदाउट एनी ऑफ दैम। इनमें से अगर हम एक भी वेरिएबल को निकाल दें, अगर हम लर्नर को निकाल दें तो भी टीचिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हम टीचर को ही निकाल दें तो क्या लर्निंग पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है और हम एक को भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if in a classroom there are students and teachers but there is no subject material, कि टीचर भी है स्टूडेंट भी है, दोनों हैं पर कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए, जो बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो क्या होगा? इट इज़ नॉट टीचिंग। तो वो टीचिंग नहीं होगी। बट इट मे बी अ गॉसिप और अनदर एक्टिविटी, तो वो सिर्फ एक गॉसिप हो सकती है, ठीक है, या कुछ और भी हम एक्टिविटी कर लेते हैं फ़न के लिए, वो टीचिंग नहीं होगी, वो लर्निंग नहीं होगी। सिमिलरली, इफ़ द टीचर इज़ वेल प्रिपेयर्ड with his lecture but the students are not present, then also we cannot think the teaching। अगर टीचर तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आया, पूरा लेसन प्लान तैयार करके आए हैं, सारे टीचिंग मटेरियल एड्स लेके आए हैं, बट क्लास में अगर स्टूडेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो भी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकती। तो हम क्या कह सकते हैं कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, हैंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ट्राईपोलर प्रोसेस ही, ये ट्राईपोलर प्रोसेस है, इसमें तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ क्या है कि टीचर जो है वो टीचिंग करेगा, ठीक है, यहाँ इंटरेक्शन होगी टीचर एंड लर्नर की, यहाँ पर इंटरेक्शन होगी, यहाँ पे टीचर हैं और यहाँ पर लर्नर हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। अगर हम इनमें से एक भी चीज़ को मिस कर देंगे तो हमारी टीचिंग और लर्निंग नहीं हो पाएगी। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि द टीचिंग टास्क, कि टीचिंग में जब हम टीच करते हैं तो कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम लर्निंग टीचिंग करने से पहले सेट करते हैं। जैसे मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर्मुलेटेड बाय द टीचर and describing what the learner are expected to do or will be able to do as the result of the process of teaching। कि जब हम टीचिंग करेंगे तो हमारे बच्चों में, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, वो क्या करने के लायक हो जाएंगे। ये क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल सेट करते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन अ फैक्ट, इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स इज़ द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन द लर्नर्स दैट अ टीचर एक्सपेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। कि क्या होगा, बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आएंगे और टीचर यही एक्सपेक्ट करता है कि जब वो पढ़ाए तो उसके बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए पढ़ाने के बाद। दे आर नैरो, ये नैरो होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, डेफिनेट होते हैं, क्लियर होते हैं एंड फंक्शनल होते हैं। जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, ठीक है, उनके बीच में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए एंड फंक्शनल होनी चाहिए। दे आर द बेसिक टारगेट्स दैट कुड बी ईजिली अचीव्ड विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और मीन। क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं बेसिक टारगेट्स होते हैं और इन्हें क्या हम लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ट्रांजैक्टिंग कंटेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जब हम बच्चों को एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन बी दैट एट द एंड ऑफ द लेसन के ख़त्म होने के बाद द लर्नर विल डिफाइन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कि लर्नर, जब हम लेसन को बच्चों को पढ़ा देंगे अच्छे से तो बच्चे एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है ये बताने के लायक हो जाएंगे। टाइप्स एंड कॉजेज एंड स्टेप्स टू बी नीडेड टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कि कौन कौन से टाइप्स हैं पोल्यूशन के, ठीक है, क्या क्या कारण है पोल्यूशन के और किन किन
चीज़ों की किन किन स्टेप्स से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर बच्चे ये चीज़ बता पाए, ये चीज़ कर पाएँ, तो क्या माना जाएगा कि हमने जो टीचिंग की है वो सक्सेसफुल हो गई है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ गई हैं। नीड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या आवश्यकता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को सेट करने की। थ्रू इंस्ट्रक्शंस वी विश टू ब्रिंग चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बाय डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, हम क्यों इसे सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, कि बच्चों के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आएँ, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो। क्लियर एंड डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स ब्रिंग द एक्सपेक्टेड चेंजेस। जब हम क्लियर एंड डेफिनेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो क्या है, उस एक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं। किस किस चीज़ में चेंजेस आएगा, इन द एरिया ऑफ नॉलेज, बच्चे की नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। इन द एरिया ऑफ स्किल, उसकी स्किल डेवलप होगी, उसका एटीट्यूड बदलेगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा उसका, एंड इन द एरिया ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तो क्या है कि इन एस्पेक्ट्स में क्या होगा, बच्चे के चेंजेस आएंगे, ये बेटर हो जाएगी। अब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी B.S. ब्लूम ने 1956 में प्रोपाउंड की थी। अब टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है। टैक्सोनॉमी मीन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इन दिस सेंस अ टैक्सोनॉमी लाइक ब्लूम टैक्सोनॉमी present in a system of classification or the objectives in the similar way of Dewey Decimal System. So it tends to classify a number of books in the library. तो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। ब्लूम ने 3 डोमेन्स की बात करी है। सबसे पहले आ जाता है कोग्निटिव डोमेन, ये हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, और अफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स से, हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर डोमेन, किसी काम को करना, किसी काम को हाथों से करना, मसल्स से करना, ये हमारे हैंड से रिलेटेड होता है। 3H की बात करी गई है, हेड, हार्ट एंड हैंड। तो क्या है, ब्लूम ने इन तीनों डोमेन्स की बात की गई है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन डोमेन्स में क्या है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, कोग्निटिव डोमेन जो है उसमें सबसे पहले आ जाता है नॉलेज। जब भी हम बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी सिखाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसकी नॉलेज बिल्ड होती है। ठीक है, ये सबसे क्या है, ये लोएस्ट लेवल का डोमेन होता है। इट इज़ द लोएस्ट। The teacher plans the situations for the learner to recall and recognize traditional classification. Traditional classifications, criteria, principles and theories. जब हम बच्चे को कोई भी क्लासिफिकेशन सिखाते हैं, जैसे जनवरी फरवरी के नेम सिखाए हैं हमने बच्चों को, हमने गिनती पहाड़े जब हम बच्चों को सिखाते हैं, या रिवर्स के नेम हम बच्चों को सिखाते हैं, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज लेवल पर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज लेवल पर सीखते हैं। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज होती है ना स्पेसिफिक्स की। नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शन, बच्चों को सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज होती है, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद क्या है, वो कॉम्प्रीहेंड करता है, पहले नॉलेज, उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि बच्चों को नॉलेज हो गई है, अब बच्चा धीरे धीरे उसके बारे में क्या सीखना शुरू करता है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन नॉलेज, ये नॉलेज के ऊपर क्या होती है, बेस होती है। जब बच्चे को किसी चीज़ का ज्ञान होगा तभी क्या है, उसके बारे में वो सोच पाएगा। इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज, इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज देयर विल बी नो कॉम्प्रीहेंशन, अगर नॉलेज नहीं है तो कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, मेथड्स एंड प्रोसेसेस। क्या है कि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया था, जो भी फैक्ट्स बताए थे, जो भी आइडियाज़, जो भी मेथड्स बताए थे, बच्चों को उस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेसिक समझ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है कि जो चीज़ उसने समझ ली उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। दिस कैटेगरी इंक्लूड द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे हमने बच्चों को गिनती सिखा दी, बच्चों को गिनती की थोड़ी बहुत समझ हो गई है, जब रियल लाइफ में उससे कोई उसके सामने सिचुएशन आ गई, उसे कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ गई, कुछ पैसे को गिनना पड़ गया, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को, अपनी उस नॉलेज को रियल लाइफ में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। दिस एब्स्ट्रैक्शंस
may be in the form of journal ideas, rules and generalized method। किसी भी चीज़ में कोई भी जर्नल रूल है, आइडिया है, या जनरलाइज्ड मेथड के रूप में क्या करेगा, बच्चों से रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख जाएगा। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस रेफर्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए हायर लेवल। ये क्या है, थोड़ा हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। द एनालिसिस ऑब्जेक्टिव इंक्लूड डिवीजन ऑफ कंटेंट। जब हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इनटू एलिमेंट्स एंड दीज आर म्यूचुअली रिलेटेड। अब एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसे ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स या एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स, उनको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है गाइज, कि किसी भी चीज़ को एज ए होल लेना। जैसे कि सपोज़ हम पंखे का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पंखा जब हम बच्चों को दिखाते हैं तो पंखे में क्या होती है कि एक रोड होती है और उसकी क्या होती है, 3 या 4 क्या होती है, जो पंखे की जो पत्तियां होती हैं, तो उससे मिलकर टोटल क्या बनता है, फ़ैन बनता है। तो क्या होता है, बच्चे को जब हम फ़ैन का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो वो एज ए होल एक फ़ैन को देखता है, ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंथेसाइज कहते हैं। सिंथेसाइज इज़ द टर्म एज द क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव द एलिमेंट एनालाइज्ड in this step are assembled to give a complete picture and a format is prepared। जैसे हम बच्चे को कोई कार के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा पूरी कार को देखेगा। अब कार के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को नहीं देखेगा, जैसे उसके टायर हो गए हैं, टायर हो गया, जो उसकी लोहे की बॉडी होती है, ठीक है, उसका ग्लासेस, इन सब को ना देख के वो एज ए होल जब किसी चीज़ को समझता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस 3 लेवल्स का होता है। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोपोज्ड सेट ऑफ ऑपरेशन, डिराइवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन जो है कॉग्निटिव डोमेन का जो सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग है वो है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जजिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं, उसे एनालाइज कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उस चीज़ के बारे में। इवैल्यूएशन के क्या है, 2 तरीके होते हैं। इवैल्यूएशन इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस और जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया। इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइटेरिया के बेस पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हमारे अंदर डेवलप हो चुकी होती है। अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। इट इज़ रिलेटेड टू आवर हार्ट, जो कि हार्ट से, फीलिंग से रिलेटेड होता है। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे लोअर लेवल का होता है वो क्या होता है, वो होता है रिसीविंग करना। किसी भी चीज़ को जब हम रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीविंग मीन्स pupils will to receive। It is directly concerned with the sensitivity of the pupil which occurs in the presence of some activity or stimulus। ठीक है, जब भी टीचर किसी कंसेप्ट को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले टीचर क्या करते हैं, अपने अफेक्टिव डोमेन से उस चीज़ को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। देयर आर 3 एक्टिविटीज़ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले है अवेयरनेस ऑफ फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना, किसी भी चीज़ के बारे में क्या अवेयर होना। देन विलिंगनेस टू रिसीव, उसे रिसीव करने की, उसे सीखने की क्या एक विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल्ड और सिलेक्टिव अटेंशन, हमें उस पर अटेंशन देनी है या नहीं देनी है ये देखना। तो रिसीव क्या है, जो रिसीव जो है वो सबसे लोअर लेवल पे होता है। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले चीज़ों को रिसीव करना सीखता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, रिसीविंग इज़ द प्री रिक्विजाइट फॉर द रिस्पॉन्डिंग। अगर हम किसी चीज़ को रिसीव ही नहीं करेंगे तो क्या हम उस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, नहीं। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए रिसीव करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके भी 3 लेवल हैं। सबसे पहला ओबीडियंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग, ओबीडियंस होना चाहिए हमारे अंदर। विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड है, हमारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, बिना विलिंगनेस के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैल्यूइंग की।
वैल्यू कुछ उसके अंदर वैल्यू ऐड करना, जो भी हमने सीखा है उसमें वैल्यू ऐड करना। वैल्यूइंग डिपेंड अपॉन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, जब हम किसी चीज़ को रिसीव करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी तो उसमें वैल्यूइंग ऐड कर पाएंगे। वैल्यूइंग इंक्लूड द वर्थ ऑफ द थिंग, फिनोमेना और बिहेवियर। जब हम किसी चीज़ में वर्थ ऐड करते हैं, ठीक है, हमने किसी चीज़ के बारे में सीखा और हमें उसकी कोई प्रायर नॉलेज थी, हमने उससे कनेक्ट करा और क्या कुछ उसमें वैल्यू ऐड करी, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूइंग। एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, प्रेफरेंसेस फॉर अ वैल्यू एंड कमिटमेंट टू अ वैल्यू। तो क्या है कि वैल्यूइंग में हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं एंड कमिटमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैटेगराइज करना, उसे अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करना। In this category of objectives, a student gives some order to each value को क्या एक ऑर्डर प्रोवाइड करता है। दिस कैटेगरी इज सब डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। सबसे पहले है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, ऑर्गेनाइज करना, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यू, फिर उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उन वैल्यूज़ को डेवलप करना। और जो इसका जो लास्ट है वो है करेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू। ये अफेक्टिव डोमेन का हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इट इज़ द हाइएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिलोंगिंग टू द अफेक्टिव डोमेन। एट दिस लेवल द टीचर कैन करेक्टराइज द नॉलेज को क्या करते हैं, व्यवहार में लाते, करेक्टराइज करते हैं ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ द प्यूपिल्स की जो वैल्यू सिस्टम है उसमें वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसके क्या है, 2 लेवल है। सबसे पहला जर्नलाइज सेट एंड करेक्टराइजेशन। जब कोई चीज़ बच्चों के अंदर समाहित हो जाती है, उनके करेक्टर में आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, करेक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। इट इज़ रिलेटेड टू हैंड्स। जब हम अपने हाथों का, अपने पैरों का इस्तेमाल करके जब कोई चीज़ करते हैं या सीखते हैं, जैसे कि हम जब साइकिलिंग चलाना सीखते हैं तो हम अपने हाथों का, पैरों का, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके सीखते हैं। कार ड्राइविंग सीखते हैं या हम तैरना सीखते हैं, डांस सीखते हैं, तो इन सब में क्या है, साइकोमोटर डोमेन जो है उसका विकास होता है। तो इसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो है परसेप्शन का मतलब क्या होता है गाइस, जब हम अपने सेंसेस का यूज़ करके, अपने आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सेंसेस का यूज़ करके किसी चीज़ को परसीव करते हैं। इसमें क्या लिखा है, परसेप्शन इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेंसेस। ये हमारी सेंसेस से रिलेटेड होता है। रिस्पॉन्स ऑफ सेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनको क्या करना, हम जब हम उसे परसीव करते हैं, इज़ द मेजर रोल ऑफ दिस डोमेन। इस डोमेन के द्वारा ही हम चीज़ों को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। परसेप्शन के भी 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल, देन कंडीशंस ऑफ ट्रांजिशंस पीरियड एंड इंटरप्रेटिव लेवल। हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव, उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है, उसे ट्रांजिशन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को अपने सेंसेस के द्वारा। उसके बाद आ जाता है सेट। अब परसेप्शन से उसे परसीव कर लिया, उसके बाद क्या, उसकी सेटिंग की जाती है। अ सेट मीन्स द इनिशियल एडजस्टमेंट विद द अक्कर फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटी। कुछ भी एक्टिविटी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है, जब हम उन्हें इनिशियली तौर पर एडजस्ट करते हैं अपने माइंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट करना। हम मेंटल लेवल पर, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो या तो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती है, ठीक है, या हमारी फिजिकल जो अपीयरेंस है उस पर प्रभाव डालती है, या हमारे इमोशनल लेवल पर। तो इन तीनों लेवल पर प्रभाव डालती है, हम इसे एडजस्ट करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, गाइडेड रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर हम क्या उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं। गाइडेड रिस्पॉन्स इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ प्रैक्टिकल स्किल। जब भी कोई प्रैक्टिकल स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है तो ये क्या उसका इनिशियल स्टेज होता है। इट इज़ द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन अंडर द गाइडेंस ऑफ द अनदर पर्सन। जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, सीखना शुरू करते हैं, जैसे हम कार ड्राइविंग सीख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने सीखा और उसके बाद जो हम रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। ये क्या है, ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करने के बाद देता है। उसके बाद क्या आ जाता है, मैकेनिज्म इज़ दैट लेवल एट
at which self confidence and skill for doing some task get developed। मैकेनिज्म क्या होता है कि हमने कोई चीज़ सीख ली, ठीक है, हमने जिससे सीखी उसे करके भी दिखा दी, तो हमारे अंदर क्या एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। जैसे हमने कार चलाना सीखा और जिससे हमने कार चलाने सीखी थी उसे कार ड्राइव करके भी दिखाते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, रोड पे कार चला के दिखाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है, हमारी स्किल होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स इज सेड टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर, ये जो है साइकोमोटर का हाईएस्ट लेवल होता है। एट दिस स्टेज द स्टूडेंट अक्वायर्ड सो मच एफिशिएंसी एंड स्किल, इसमें इस लेवल पे बच्चा बहुत ज़्यादा क्या करता है, एफिशिएंसी सीख लेता है, दैट कैन अकम्प्लिश द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विद इन मिनिमम एनर्जी एंड टाइम। फिर वो क्या करता है, अगर चीज़ों को सीख लेता है, जैसे हमने कार चलाना अच्छे से सीख लिया, फिर हम क्या करते हैं, हमें चीज़ों को देखना नहीं पड़ता, हमें रोड पे ये नहीं देखना पड़ता कि कब हमें हॉर्न बजाना है, कब हमें किसी को साइड देनी है, ठीक है, कब क्लच कब गियर क्या करना है, हमें कुछ नहीं देखना पड़ता। जब हम किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज्ड हो जाते हैं तब हम बहुत ईजीली किसी चीज़ को करने लगते हैं, बहुत ईजीली ड्राइव करने लगते हैं। तो ये वो वाली स्किल है। तो हमने आज क्या पढ़ा इस वीडियो में, हमने पढ़ा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से जैसे टीचर लर्नर एंड टीचिंग इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से टीचिंग टास्क हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं। टेक्सोनमी हमने पढ़ी, ब्लूम्स टेक्सोनमी में 3 लेवल होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों को हमने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में इतना ही और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज़।